हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड करने वाली थी, बट पता नहीं कैसे मैंने आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट जो रेडी किया था वो फाइल ही पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। इसी की वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, मुझे सारा कंटेंट दोबारा से बनाना पड़ा। प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आप लोगों को कल ये वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ गई हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ फटाफट से सारे पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। एंड अगर आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पिछली बार जब मैंने फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कराई थी तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया था। तो दोस्तों, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा एंड प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 90% स्टूडेंट बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस, अगर मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो मैं सारे आपको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हम हमारा देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। गाइस, आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, सिवाय मैथ वगैरह के, थियोरी सब्जेक्ट के अंदर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट का आप लिखते हो आंसर, तो वहाँ पे आप लोग स्टार्टिंग के अंदर एक इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय ज़रूर मेंशन कीजिए, जिससे कि आपके पूरे जो आंसर है ना उसका व्यू पॉइंट क्लियर हो जाए एग्जामिनर को। दोस्तों, परिचय इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एंड इस क्वेश्चन के आंसर में आप परिचित तरीके से देंगे कि 1526 ई में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। लगभग 200 वर्ष तक भारतवर्ष में मुगलों का आधिपत्य रहा। हुमायूं के समय साम्राज्य में भयंकर संकट आया, जिससे उसे राजगद्दी छोड़कर ईरान की ओर भागना पड़ा। शासन पर शेरशाह का अधिकार हो गया। शेरशाह की मृत्यु के तुरंत बाद हुमायूं ने एक बार फिर से राज सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का चरम विकास हुआ। उसने हिंदू और मुसलमानों के मध्य सहयोग की भावना पैदा की। जहांगीर और शाहजहां के काल में धार्मिक तथा राजपूत नीति में परिवर्तन हुआ, जिससे राजपूत और सिख रुष्ट हो गए। औरंगजेब की नीति ने मुगल साम्राज्य को पतन के कगार पर ला खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन है आपका, ये परिचय है। इस तरीके से आप लोगों को एक बेसिक सा परिचय लिखना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है। आपको मुगल साम्राज्य से रिलेटेड डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एक तो ये याद रखिएगा, जो ये एक ईयर है ना कि मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इसको मेंशन कीजिएगा अपने क्वेश्चन के आंसर में। इसके बाद कितने वर्ष तक राज किया, एंड यहाँ पे जितने भी ये इम्पॉर्टेंट मुगल साम्राज्य के जो किंग हुए हैं, जो शासक हुए हैं, उनके नाम भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर के बाद जो उसका बेटा था हुमायूं, उसने राज किया। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां एंड देन लास्ट में औरंगजेब। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। औरंगजेब के बाद योग्य सम्राट न होने के कारण साम्राज्य का पतन हो गया, जिसके मुख्य कारण निम्न है। तो सबसे पहला जो हमारा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण है वो है उत्तराधिकार संबंधी सुनिश्चित नियमों का अभाव।
उत्तराधिकार संबंधी सुनिश्चित नियमों के अभाव से सम्राट की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी सिंहासन के लिए संघर्ष करने लगते थे। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर तथा भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। ये परंपरा आगे भी जारी रही। औरंगजेब के समय में राजकुमार मौज़म तथा अकबर ने बहादुर शाह के समय में आजम और कामबख्श ने विद्रोह किया था। इस प्रकार के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष तब तक चलते रहे जब तक मुगल साम्राज्य का नामो निशान ना मिट गया। सो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को इस तरीके से अपने दिमाग में रखना है कि जब तक औरंगजेब था तब तक तो मुगल साम्राज्य ठीक चलता रहा, लेकिन औरंगजेब के टाइम से ही चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो औरंगजेब ने राजसत्ता यानी कि सिंहासन प्राप्त किया था, वो उसने अपने भाइयों को मारकर और अपने पिता को कैद कर कर प्राप्त किया था। तो उसने पहले से ही एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया था जिसको आगे आने वाले जो उसके उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी फॉलो किया। और इस टाइम पे उसने कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया, कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि किस तरीके से किसको उसके मरने के बाद सिंहासन मिलेगा। एंड उस औरंगजेब के बाद जितने भी जो सम्राट हुए उन्होंने सिंहासन के लिए संघर्ष किया, और इस संघर्ष की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो साम्राज्य है उसके अंदर अराजकता फैली, और इसकी इन्हीं संघर्षों की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ये एक कारण बना। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी अयोग्य थे, वे नाम मात्र के सम्राट थे। औरंगजेब के बाद उसका बेटा मौज़म बहादुर शाह के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। उसमें शासनात्मक क्षमता की कमी थी। यपाक में हिंदुओं तथा राजपूतों के प्रति उदार था, परंतु ऊपर से दुर्बल तथा वृद्ध था। बहादुर शाह का पुत्र भी उसकी तरह कमजोर शासक सिद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप उसका भाई फारूक सियार उसकी हत्या कर स्वयं ही गद्दी पर बैठ गया। सो दोस्तों, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हुए वो बहुत ज़्यादा अयोग्य थे। जो औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम मौज़म था, वो बहादुर शाह के नाम से आगरा की गद्दी पर तो बैठ गया, लेकिन उसके अंदर जो शासन चलाने की क्षमता थी उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। उनने कोशिश भी की कि वो हिंदू राजपूतों के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर अपने साम्राज्य को बचा ले, लेकिन क्योंकि उसकी एज भी ज़्यादा थी और वो दिखने में भी मतलब ऐसा लगता था जैसे उससे ना शासक वाली फीलिंग नहीं आती थी, तो इसकी वजह से उसका जो शासन था वो छीन लिया गया। उसके बाद जो उसका बेटा हुआ उसके साथ भी सेम चीज़ हुई, वो भी कमज़ोर शासक सिद्ध हुआ, और उसके बेटे को उसी के सगे भाई ने यानी कि जो औरंगजेब का परपोते थे उनके बीच भी इसको राजगद्दी को लेकर संघर्ष हुए, और आपस में उन्होंने एक दूसरे की हत्या भी की। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा अयोग्य थे। इसके बाद का जो हमारा अगला पॉइंट है, सो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है मनसबदारी प्रथा में बार बार परिवर्तन। अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की तथा औरंगजेब ने मनसबदारों की संख्या दुगनी कर दी, परंतु इससे उनकी आय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। इसके अलावा मनसबदारों के ऊपर पाबंदियां थी, वह भी समाप्त कर दी गई। उनका निरीक्षण करना भी बंद हो गया। औरंगजेब के मरते ही वह जागीरों की मांग करने लगे ताकि उनकी आय बढ़ सके। मनसबदारों की ताकत बढ़ गई तथा वह सम्राट पर अपने रिश्तेदारों को वजीर बनाने हेतु दबाव डालने लगे, क्योंकि वजीर ही जागीरें बांटता थे। मनसबदारी प्रथा में भ्रष्टाचार आ गया, जिससे मुगल सेना दुर्बल हो गई। सेना की शक्ति मुगल साम्राज्य की धुरी थी, उसकी कमजोरी से मुगल साम्राज्य हिल उठा। अयोग्य सम्राट अपना साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। तो दोस्तों, हमारा जो थर्ड पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बताया गया है कि मनसबदारी प्रथा में बार बार परिवर्तन। तो दोस्तों, मनसबदारी प्रथा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है मुगल साम्राज्य के लिए, क्योंकि अकबर ने इस प्रथा को चालू कर कर अपने साम्राज्य का भरपूर विस्तार किया। एंड इन मनसबदारों ने कहीं ना कहीं अकबर को एक अच्छा शासन चलाने में बहुत हेल्प की। लेकिन जैसे ही अकबर का साम्राज्य यानी कि अकबर का काल जो है वो ख़त्म हुआ,
अकबर के बाद जितने भी शासक आए उन्होंने इस प्रथा में बदलाव करने शुरू कर दिए और औरंगज़ेब के टाइम पे तो इस प्रथा के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंजेस किए गए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा इस प्रथा के अंदर कमियां आ गई। मनसबदारों के ऊपर जो पाबंदियां थी उन्हें हटा दिया गया, जिसकी वजह से वो निरकुश हो गए। उनका जो निरीक्षण होना था, यानी कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करना भी बंद कर दिया गया। इस की वजह से जो औरंगज़ेब का टाइम था वो तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन औरंगज़ेब के मरने के बाद इन मनसबदारों ने कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति प्रदान की। और उसके बाद इन्होंने जो आगे आने वाले सम्राट हुए, औरंगज़ेब के बाद के जो भी सम्राट थे वो वैसे भी ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, तो उनके ऊपर इन मनसबदारों ने अपनी जो राय है वो थोपनी शुरू कर दी, एक तरीके से उनके ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। और कई प्रमुख जो पद थे, जैसे कि वजीर का पद, वो अपने रिश्तेदारों को दिलाना शुरू कर दिया, जिससे कि मनसबदारी प्रथा कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो गई। और जो मुगल सेना है वो बहुत दुर्बल हो गई, क्योंकि अब मुगल सेना के अंदर वो लोग शामिल नहीं किए जाते थे जो काबिल होते थे, बल्कि उन लोगों को शामिल किया जाता था जो मनसबदारों के थ्रू आते थे, जो इनको मनसबदार शामिल करने के लिए कहते थे। और इसकी वजह से जो साम्राज्य है उसकी रक्षा नहीं हो पाई, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना मुगल साम्राज्य के पतन का। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है लोकहित का अभाव। निरंकुश अनियंत्रित राजतंत्र के दोष मुगल साम्राज्य में आ गए थे। शासकों ने प्रजा के बौद्धिक, भौतिक, नैतिक, सांस्कृतिक प्रगति के लिए कार्य नहीं किए। प्रशासन भ्रष्ट, चापलूस, बेईमान लोगों के हाथों में चला गया। व्यापार, व्यवसाय, कला, संगीत, स्थापत्य को सहारा मिलना बंद हो गया, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। सो दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकहित का अभाव। दोस्तों मुगल साम्राज्य के अंदर मुगलों ने जब शुरुआत में राज करना शुरू किया, तो उस टाइम पे उन्होंने जनता की जो ज़रूरतें हैं उनको देखा, उनको समझा और उसके अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू किया। इसी वजह से अकबर के टाइम तक आते आते अकबर का जो शासन था उसके अंदर हिंदू एंड मुसलमान दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन आगे चलकर ना जब और शासक आए वो काफ़ी ज़्यादा कट्टरवादी थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो जनता है, जो एक लोकहित होता है ना, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ना तो उन्होंने जनता के लिए कोई ऐसे काम किए जिससे उनका बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास हो, और प्लस जो शासन था वो ऐसे लोगों के हाथ में था जिनके पास अगर कोई अपना दुख दर्द बताता भी था तो वो उनकी सुनते नहीं थे, जिसकी वजह से इसका असर व्यापार पे भी पड़ा। जो कला, संगीत उस टाइम पे मुगल साम्राज्य की शान हुआ करती थी उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि कला, संगीत, स्थापत्य इन चीज़ों के लिए कोई आगे बढ़ाने का कोई वो ही नहीं मिलता था, लोगों को मौका ही नहीं मिलता था। जबकि अकबर का जो टाइम था उस टाइम पे तानसेन और बीरबल ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी योग्यता की वजह से उनको आगे बढ़ने का, उनकी कला को दिखाने का उनको मौका मिला था, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर बताया गया है कि औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। औरंगज़ेब की धार्मिक नीति अनुदार थी। गैर मुसलमान जनता उससे असंतुष्ट थी। उसने मंदिरों को तोड़कर तथा मूर्तियों को अपवित्र कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई तथा जजिया और तीर्थ यात्रा जैसे अपमानजनक कर लगाए। हिंदुओं को उसने उच्च पदों से भी वंचित कर अपमानित किया। राजपूतों से शत्रुता की। वह योग्य हिंदू तथा राजपूतों की कार्यकुशलता का उपयोग नहीं कर सका। मुसलमानों में भी शिया और सूफी उससे नाराज थे। उनके साथ भी वह द्वेषपूर्ण नीति का पालन करता था। दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर बताया गया कि मुगल साम्राज्य के पतन का जो कारण बना वो थी औरंगज़ेब की धार्मिक नीति। इसमें कोई भी शक नहीं है कि मुगल साम्राज्य के अंदर जो सबसे कट्टर शासक हुआ है वो औरंगज़ेब हुआ है, जिसने हिंदू धर्म को और जो मुसलमानों के अलावा जो अदर धर्म के लोग थे उनको इतना ज़्यादा हानि पहुंचाई, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जिसकी वजह से वो लोग उससे बहुत ज़्यादा खफा थे और
औरंगजेब के बाद लोगों ने मुगल साम्राज्य को सपोर्ट करना एक तरीके से बंद ही कर दिया था। और प्लस मुगल साम्राज्य के खिलाफ बहुत सारे जो लोग थे उनके अंदर आक्रोश भर रहा था। हिंदुओं के अंदर आक्रोश था, राजपूतों के अंदर आक्रोश था, जो कि युद्ध का कारण बन रहा था। और इसी वजह से जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन हुआ। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है जनता की उपेक्षा। मुगल सम्राट निरंतर साम्राज्य विस्तार में लगे रहे। लोगों की आवश्यकताओं पर उन्होंने कभी विचार नहीं किया। जन कल्याणकारी कार्यों की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। औरंगजेब ने अपने 50 वर्ष के कार्यकाल में ना तो यातायात की व्यवस्था की और ना शिक्षा व स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया। औरंगजेब ने कृषि के विकास हेतु कोई भी उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया। केवल युद्धों के नाम पर किसानों से भू राजस्व वसूल किया। जागीरदारों की जागीरें भी बदली जाने लगी। इससे जागीरदार कम से कम समय में अधिक से अधिक पाने का प्रयत्न करने लगे। परिणाम स्वरूप वे किसानों पर जोर जुल्म करने लगे। किसानों के असंतोष से उत्पादन कम होने लगा था। इससे राजस्व की हानि होने लगी थी। सो दोस्तों हमारा 6 पॉइंट है जनता की उपेक्षा। मुगल साम्राज्य के पतन का बहुत बड़ा कारण जनता की उपेक्षा है। जनता ने एक वक्त के बाद मुगल साम्राज्य को सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया था। और इसका जो कारण था वो ये था कि औरंगजेब जो था, आप ऐसा मान सकते हो कि अकबर के बाद जब उसका बेटा आया जहांगीर, उसने थोड़ा बहुत ध्यान दिया। उसके बाद शाहजहाँ के टाइम तक भी चीज़ें ठीक थी, लेकिन औरंगजेब के बाद का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। क्योंकि जो मुगल सम्राट थे ना, वो अब उनकी भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपनी चीज़ों को सही कर रहे थे, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए वो कार्य कर रहे थे। जनता के दुख सुख से कोई उनको लेना देना नहीं था। तो इस वजह से जो ये टाइम था ना, इस टाइम पे जो जनता थी, चाहे उसमें कोई भी हो, किसान, जागीरदार, कोई भी, वो सब बहुत ज़्यादा खफा थे। क्योंकि उनसे कर तो वसूला जा रहा था, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, जो कि है मराठाओं का उत्कर्ष। दक्षिण में मराठाओं और मुगलों का संघर्ष बराबर चलता रहा। इसमें मराठा विजयी हुए और मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो दोस्तों मराठाओं ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी है और मराठाओं ने कई दफ़ा मुगल सत्ता को हिलाकर रखा है। एंड ये भी एक कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कृषि की उन्नति ना होना। कृषि की उन्नति की ओर मुगल साम्राज्य का बिल्कुल ध्यान नहीं गया। कृषि आय का मुख्य स्रोत था, फिर भी उपेक्षित रहा। कृषि की उन्नति ना होने से किसान भी गरीब बन रहे थे और इस तरह बढ़ती गरीबी से निराश होकर किसानों ने भी समय समय पर विद्रोह किए। सतनामी, जाट, सिखों के विद्रोह ने भी किसानों को नुकसान पहुंचाया। वे डाकू लुटेरों की चपेट में भी आए। कहीं कहीं तो किसानों तथा जमींदारों ने भी डाकू तथा लुटेरों के जत्थे बना लिए थे। इस प्रकार मुगल साम्राज्य में कानून तथा व्यवस्था समाप्त हो गई। सो दोस्तों कृषि, आप चाहे अभी की बात करो या मुगल साम्राज्य के टाइम की, जो कृषि है ना, ये हमेशा एक देश, एक साम्राज्य की जो सत्ता होती है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि कृषि एक ऐसी चीज़ है जिससे आय, यानी कि जिससे कर मिलता है, एंड इससे जो क्या बोलते हैं साम्राज्य है उसका भी विस्तार होता है, विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो कृषि की उन्नति थी वो होनी बंद हो गई थी एक टाइम के बाद। क्योंकि जो किसान थे उनकी मदद ही नहीं की जा रही थी, ना तो उनको नई तकनीक प्रोवाइड की जा रही थी जिससे कि कृषि करने में उनको सहायता मिले। तो इसकी वजह से जो किसान थे वो भी असंतुष्ट थे और समय समय पर मुगल साम्राज्य के विरुद्ध वो अपना रोष विद्रोह के थ्रू प्रकट कर रहे थे। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है विदेशी आक्रमण। मुगल शासन काल में भारत पर 2 प्रमुख आक्रमण अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने किए। इन्होंने ये भयंकर
इन्होंने यहाँ भयंकर कत्लेआम किया और अपार धन लूटा। इसके अतिरिक्त भारत की समृद्धि से प्रभावित होकर यूरोप के अनेक देशों के व्यापारियों ने यहाँ अपना अड्डा बना लिया। इनमें डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज प्रमुख थे। इन्होंने सुदृढ़ स्थिति प्राप्त कर साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य को काफ़ी क्षति पहुंची। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो मुगल साम्राज्य के पतन में प्रभावकारी भूमिका निभाई। 1757 ई के प्लासी के युद्ध के पश्चात तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में इस देश की बागडोर। दोस्तों, आप लोगों को ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझना है। विदेशी आक्रमण, मुगल साम्राज्य के पतन में विदेशी आक्रमण का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे ना मुगल साम्राज्य के टाइम पर जब जब विदेशी आक्रमण हुए हैं, जैसे कि अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है तो जो बाबर है उसने भी पानीपत की लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा जो अकबर है उसने भी कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन ये लोग जो थे ये हमेशा अपने दुश्मन को हरा देते थे। लेकिन औरंगज़ेब के टाइम में एंड उसके बाद का जो टाइम पीरियड चला है, उस टाइम पे जो बाहर से आक्रमण हो रहे थे उनको जो मुगल राजा थे वो नहीं रोक पा रहे थे। और इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिसमें से एक जो आक्रमण किया गया था वो अहमद शाह अब्दाली और दूसरा नादिर शाह के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इन दोनों जो आक्रमण को आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और इसके बाद जो यूरोपियंस थे उनकी नज़र भी भारत पर पड़ चुकी थी कि भारत एक सोने की चिड़िया है, और यहाँ से उन्होंने धन वगैरह लूटना शुरू कर दिया था। एंड जो विदेशी लोग थे वो भी हमारे इंडिया में आने लगे थे, अब यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करने लगे थे। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट, यानी कि हमारा 10th पॉइंट, जो कि है राजकोष का रिक्त होना। मुगल काल के सभी शासकों ने अपनी महत्वाकांक्षा की तृप्ति के लिए दीर्घकालीन खर्च युद्ध पर किए। इसके परिणाम स्वरूप राजकोष रिक्त हो गया। औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं थे। सो दोस्तों, राजकोष का रिक्त होना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। दोस्तों, जब एक वो है, क्या बोलते हैं, साम्राज्य जिसके पास धन ही नहीं है अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसका साम्राज्य ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। तो आप लोगों को मैंने ये चीज़ बताई कि अकबर के बाद जो जितने भी शासक आए उन्होंने ना ऐसे सोर्स ही डेवलप नहीं किए जिससे कि उन्हें धन की प्राप्ति हो सके, और जो धन एकत्रित हुआ था वो भी धीरे धीरे खर्च होकर ख़त्म होने की कगार पर था, जिसकी वजह से राजकोष रिक्त हुआ और जो क्या बोलते हैं मुगल साम्राज्य है उसका पतन हुआ। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि जितना इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए परिचय है उतना ही इम्पोर्टेंट निष्कर्ष भी है। तो अगर आप परिचय वाला पॉइंट मिस नहीं करोगे तो निष्कर्ष भी आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो निष्कर्ष आप लोग कुछ इस तरीके से लिखोगे कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के अनेकों कारण थे। जहां अयोग्य शासकों ने एक विशाल साम्राज्य को संभालने में अनेकों गलतियां की तथा अपने ऐशो आराम में लिप्त रहे, उन्होंने जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर औरंगजेब के बाद हुए विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। जनता की बेरुखी ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर के समय मिलने वाला विश्वास अब जनता को मुगल शासन में नहीं रहा था, और इस तरह ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से एक निष्कर्ष लिखना है। होप सो आप लोगों को ये निष्कर्ष भी क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने पूरे आंसर को समराइज़ किया है यहाँ पे आप लोगों के लिए, एंड यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन का आंसर फिनिश होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए
अच्छा रहेगा, आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों की एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। एंड मैंने आज आपको बिल्कुल जनरल लैंग्वेज के अंदर सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है जैसे कि हम किसी क्लास में ऑफलाइन कोचिंग में एक लेक्चर को अटेंड करते हैं उस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड साथ के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए उन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकूँ। तो कमेंट में आप लोग मुझे अपनी सारी बातें बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।